इसको हम अभी नो रिपीट करते हैं ताकि हम एक्चुअल जो है वो देख सकें कि क्या इफेक्ट आते हैं हमारे ब्राउज़र के ऊपर जब हम उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, मैं आपसे शेयर कर लूँ स्क्रीन। अच्छा, मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया। इसके साथ हम बैकग्राउंड का एक कलर भी चूज करते हैं ताकि हमें जो है डिव का साइज भी पता चले और उसके क्रॉसबाउंड जो है वो बैकग्राउंड इमेज का जो है वो साइज पता चले। तो हम यहाँ पे अगर बैकग्राउंड कलर यूज करेंगे, कलर हम ग्रे यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखें कि आपका जो ग्रे कलर है वो पूरी डिव है डिफाइन कर रहा है और जो आपकी बैकग्राउंड इमेज है वो बेसिकली ये तस्वीर है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जो बैकग्राउंड पोजीशन बताई हुई है उसको बॉटम बताया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि बॉटम से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अगर हम इसी पोजीशन को चेंज करते हैं, इसी पोजीशन को चेंज करते हैं टॉप, तो क्या कर रहा है कि सेंटर टॉप कर रहा है। ठीक है, उसको तो सेंटर टॉप कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर इसकी लोकेशन को सेंटर करते हैं तो वो इमेज को सेंटर कर देता है, सेंटर ऑफ द डिव। ठीक है, इसको मैं राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर व्यू मिले। ठीक है, इस वक्त क्या है, इस डिव के सेंटर्ड में है ये। और इसी तरह अगर मैं रिपीट करता हूँ तो रिपीट उसके अकॉर्डिंगली होता है कि आपने जो पोजीशन उसको बताई होती है। ठीक है, अब आपकी जो पोजीशन है उसमें दो पोजीशंस होती हैं बेसिकली, एक होती है एक्स वाइज और एक होती है वाई वाइज। ठीक है, यानी कि वर्टिकली और हॉरिजेंटली। तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने यहाँ पे जो बैकग्राउंड पोजीशन डिफाइन है इस वक्त वो सिर्फ बॉटम है। तो यहाँ पे मैं ये कर सकता हूँ कि यहाँ पे दो जो है वो प्रॉपर्टीज डिफाइन करूँ। एक क्या, टॉप राइट। ठीक है, बॉटम को ख़त्म कर देता हूँ। आप देखें कि क्या इफेक्ट आता है मेरे ब्राउज़र के ऊपर। मैंने उसको टॉप राइट का है, देखें वो किस पोजीशन पे जाके प्लेस होती है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये इस वक्त कहाँ पे चली गई है, मेरी उस डिव के टॉप राइट साइड पे। ठीक है, इसी तरह अगर मैं टॉप लेफ्ट करूंगा तो वो लेफ्ट साइड पे चली जाएगी और इसी तरह जो भी पोजीशन उसके बताऊंगा वहां चली जाएगी। एक तो आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा आप ये भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ पिक्सल फ्रॉम टॉप और कितने नंबर ऑफ पिक्सल फ्रॉम राइट जो है ना वो एडजस्ट करे अपने आप को। तो उसको देखते हैं किस तरह से होता है वो। सिंपली आप इसी तरह पिक्सल्स में जो है वैल्यूज आप डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज 10 पिक्सल और इसको हम दे देते हैं 50 पिक्सल। तो फिर देखते हैं कि इफेक्ट क्या आता है। यहाँ पे बैकग्राउंड कलर भी मैं दे देता हूँ ताकि मुझे जो है वो एक कलर भी नजर आए। इसमें एक्वा कर देता हूँ और अभी जाके अपने ब्राउजर पे उसका इफेक्ट देखते हैं। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखें कि किस तरह से ये एडजस्ट हो रही है। ठीक है, ये अब हो रही है 10 पिक्सल फ्रॉम द लेफ्ट और 50 पिक्सल फ्रॉम द टॉप। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो पोजीशंस हैं वो एक्स वाइज हैं और वाई वाइज हैं। तो हॉरिजेंटली वो 10 पिक्सल अपने आप को शिफ्ट कर रही है एक्स वाइज और वाई वाइज क्या कर रही है 50 पिक्सल। ठीक है, इस तरह से आप अपनी बैकग्राउंड जो इमेज है उसको अगर रिपीट नहीं करना चाह रहे, उसको किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे रखना चाह रहे हैं तो वो भी प्लेस हो सकती है।
इसके बाद हम ये देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन था कि क्या वो जो है जो इमेज टैग है उसको यूज़ कर सकते हैं इसके अल्टरनेटिव पे। तो हम ये देखते हैं कि दोनों का यूज़ है क्या बेसिक। हम इसी के अंदर एक इमेज टैग यूज़ करते हैं इस div के अंदर src, और यहाँ पे जो है ना इसी तरह से जैसे वो डिफाइन हुई है $snap jpg, ठीक है। और इस इमेज टैग को करते हैं क्लोज। स्क्रीन नहीं शेयर हो। मैं बेटा अभी करता हूँ, ठीक है, अभी शेयर्ड है। मैंने क्या किया है कि इमेज टैग डिफाइन किया है विद इन दैट डिव जो मैंने बैकग्राउंड इमेज के लिए यूज़ की थी, ठीक है। और उसके अंदर जो है वो मैं उसी स्नैप को दोबारा से कॉल कर रहा हूँ, उसी स्नैप का सोर्स दे रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि ब्राउज़र के अंदर मेरे पास ये कैसे इसकी लुक आती है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो रिफ्रेश करने से ये जो बैकग्राउंड पे इमेज है वो इस डिव की है, ठीक है। ये इमेज क्या है, ये इमेज पार्ट की है। यहाँ पे हो सकता है कि आप कोई और इमेज भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड पे होती है। जैसे कि आप वॉलपेपर लगाते हैं डेस्कटॉप पे, तो वो बैकग्राउंड पे होता है। और ऊपर क्या करते हैं आप, आपके आइकन्स पड़े होते हैं या आपका कोई सॉफ्टवेयर चल रहा होता है, ठीक है। तो वो इमेज बिहेव कर रही होती है, वो हमेशा वहीं पे रहती है जहाँ पे आपने उसको एडजस्ट किया होता है, ठीक है। तो ये इसकी फील तब आपको ज़्यादा आएगी जब इसकी जगह पे हम एक छोटी सी इमेज बना के देखते हैं। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ कि किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम इसी इमेज को, ये जो ओपन है, इसकी एक कॉपी करता हूँ मैं, ठीक है। और उस कॉपी को हम पेंट के अंदर ओपन करते हैं स्नैप वन के नाम से। मैं इसको ओपन कर लूँ तो फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ। इसको थोड़ा सा और स्टडी करते हैं और फिर जो है ना इसको क्लोज करते हैं और थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट के ऊपर जो है आज काम करते हैं। ये मैंने उसी इमेज को जो है पेंट के अंदर ओपन किया है, ठीक है। अब मैं इसका साइज जो है ना बहुत छोटा सा कर देता हूँ, मे बी जस्ट 1 पिक्सल, ठीक है। बहुत स्मॉल सा साइज हो गया, लेकिन इसको साथ ही में मैं यूज़ करना चाहता हूँ कि ये इस तरह से इस्तेमाल हो कि मुझे एक ग्रिड की व्यू आए, ठीक है। उसके लिए मुझे इसमें थोड़ी सी वेरिएशन लाने की ज़रूरत होगी कि मैं यहाँ से इसका साइज इंक्रीज करूँ और फिर जो है वो यहाँ से कुछ पार्ट वाइट जो है वो पिक कर लो, ठीक है। अब ये क्या है कि इतना पार्ट मेरा ब्लू है और बाकी क्या है, बाकी वाइट है। और एक्चुअल में अगर इसको 100% में करता हूँ तो 100% पे ये इतनी इमेज है, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूँ, पेंट को मैं क्लोज करता हूँ और वापस जाता हूँ अपने ड्रीम वेवर के अंदर। और यहाँ पे जो है वो इसका बैकग्राउंड जो है वो सेट करता हूँ। ये इमेज में अभी फिल वक्त जो है इसको कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपके पास जो है वो एक्चुअल व्यू आए। यहाँ पे सिर्फ मुझे नाम चेंज करना है अपने बैकग्राउंड इमेज का, और यहाँ से इस प्रॉपर्टी को भी ख़त्म करना है कि ये, ठीक है। और बाकी प्रॉपर्टीज़ को भी मैं ख़त्म कर देता हूँ फिल वक्त, ताकि जो व्यू है वो हम ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारे पास क्या व्यू आता है, ठीक है। इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखें ये एक ग्रिड सी आपको जो है ना बनी हुई नज़र आ रही है, लेकिन हमने क्या किया है कि हमने एक छोटी सी स्नैप को यूज़ किया है। अगर उसी को मैं और थोड़ा सा छोटा कर दूं, 50% या इससे भी छोटा कर दूं, अगेन 50%, तो देखते हैं क्या लुक आती है।
मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, मैंने इस इमेज को और ज़्यादा छोटा कर दिया। अब आप क्या करें, इसको रिपीटेडली यूज़ करें। इसी इमेज को थोड़ा सा और स्मॉल कर देंगे तो आपके पास जो व्यू है वो और थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, कि जितने डॉट्स आपके छोटे हो जाएंगे आपके पास जो ग्रिड है, ग्रिड साइज है, उस तरह से क्रिएट हो जाएगी। अब मैं अगर इसके ऊपर दूसरी इमेज को प्लेस करना चाहता हूँ, लेट्स सपोज मैं इमेज टैग यूज कर रहा था, ठीक है, इसको सेव करता हूँ और अब जो व्यू है मेरे ब्राउजर के अंदर वो देखते हैं जाके। तो अभी देखें कि आपके बैकग्राउंड के ऊपर वो ग्रिड भी नज़र आ रही है आपको, और आपके अपर साइड पे आपकी जो इमेज टैग आपने यूज़ किया है वो भी आपको नज़र आ रहा है। तो दोनों में मेनली ये फ़र्क है कि आप किसी भी चीज़ को बैकग्राउंड भी असाइन कर सकते हैं, और इमेज टैग तो बेसिकली आप किसी और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, इमेज टैग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो मैं बताना चाहता हूँ, उसके बाद हम इसको अपने लेक्चर को मूव करते हैं टुवर्ड जावास्क्रिप्ट। वो इमेज टैग के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, एक एट्रीब्यूट होता है ALT। ये हम पढ़े हैं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, ठीक है। ये इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इस टैग की, वो इस हवाले से कि आप इसमें अल्टरनेटिव टेक्स्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाहता था, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे डिजिटल जो मार्केटिंग पढ़ रहे हैं वो स्टूडेंट्स भी हैं, और बाकी जो वेब डेवलपमेंट के वो तो हैं ही। तो यहाँ पे मैंने इमेज जो रखी है वो अ गर्ल रखी है, ठीक है। मैं यहाँ पे रख देता हूँ अ गर्ल, जो एक्चुअल इमेज है, ठीक है। अब आप देखें जाके ब्राउज़र के अंदर कि आपके पास कोई चेंज आता है इमेज के अंदर। आपको नज़र आ रहा है ब्राउज़र? जी, ब्राउज़र शेयर्ड है। अच्छा, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो देखें अपीयरेंस पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि इमेज टैग के अंदर जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो नज़र आ रहा है। ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या करता है, ALT, ये बेसिकली जितने भी सर्च इंजन हैं ये इसको क्रॉल करते हैं, ये सर्च इंजन इसको मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि इमेजेस के अंदर जो अल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो कौन सा पड़ा हुआ है। और यही टेक्स्ट बेसिकली जब आप सर्च करते हैं इमेजेस को, तो वो इमेजेस आपके पास सर्च इंजन लेके आता है जो कि रेलेवेंट होती हैं इस अल्टरनेटिव टेक्स्ट पे। लेट्स सपोज आप सर्च कर रहे हैं मे बी अ स्क्रू ड्राइवर, ठीक है, वो इमेजेस लेके आएगा जिनके ALT टेक्स्ट के अंदर स्क्रू ड्राइवर लिखा होगा या रेलेवेंट कोई टेक्स्ट लिखा होगा, ठीक है। तो जितने भी सर्च इंजन हैं वो क्या करते हैं कि इस ऑल टेक्स्ट की बेस पे इस इमेज को जज करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। दूसरा इसका काम ये है कि अगर बाय चांस आपकी इमेज आपसे रिमूव हो जाती है या वो उस लोकेशन पे नहीं होती है उस वक्त, तो लेट्स सपोज कि हमने यहाँ पे इमेज रखी थी कोई स्नैप 3, ठीक है, अब वो यहाँ पे नहीं है, तो देखते हैं कि वो किस तरह से नज़र आएगी हमें अपने ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो क्या है कि साथ में एक डैमेज्ड मुझे इमेज नज़र आ रही है, और साथ में उसका टेक्स्ट लिखा हुआ है जो कि अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैंने बताया था, ठीक है। तो जहाँ पे आपकी इमेजेस इस तरह से उनके लिंक ब्रोक हो जाते हैं, या इमेजेस एग्जिस्ट नहीं करती हैं, या आपसे बाय मिस्टेक डिलीट हो जाती हैं, वहाँ पे ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट भी जो है वो आपकी बात कन्वे कर सकता है कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी, ठीक है। तो अल्टरनेटिव टेक्स्ट को इसलिए भी यूज़ किया जाता है। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वो एरर ये आ रहा था कि मैं उसको कंप्लीट पाथ दे रहा था फ्रॉम सी ड्राइव ऑनवर्ड, किस किस फोल्डर में उसने जाना है, ठीक है। एक्चुअल में जो ड्राइव का स्ट्रक्चर है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ अभी, ताकि मे भी आपको उससे समझ आए, क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगी। इस वक्त मैं वीक फोल्ड जो है ना वो इस फोल्डर में काम कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेरे दो लेक्चर्स पड़े हुए हैं, लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2, ठीक है।
मैं इमेज कौन सी एक्सेस कर रहा हूँ, एक बैक फोल्डर में जाके यहाँ पे इमेजेस पड़ी हैं जो कि मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। क्या है, एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने डिफरेंट वीक्स के फोल्डर बनाए हुए हैं, ठीक है, सब फोल्डर्स कह लें उनको। और उसमें वीक 4 का फोल्डर है जो कि आज हम यूज कर रहे हैं अपने लेक्चर्स के लिए, ठीक है, लेक्चर 1 लेक्चर 2। अब इस लेक्चर 2 से मैं कौन सी इमेज एक्सेस कर रहा हूँ, एक बैक फोल्डर पे जाके इमेज को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो पाथ सेट किया इसने वो ये इस तरह से करता है कि ये जो डबल डॉट होते हैं ये बेसिकली बताते हैं कि एक फोल्डर बैक पे जाना है, यानी कि अप स्टेप जाना है, ठीक है। और फिर जो है इस इमेज को आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसने इस तरह से इसको जो है ना वो किया सर अगर एक्चुअली, ये डेस्कटॉप पे पड़ी होती तो आप किस तरह से लगाते? ठीक है। ब्राउज करके लेट्स सपोज हम इसी ठीक है। इमेज को जो डेस्कटॉप पे भी प्लेस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमें ब्राउजर क्या जो है ऑप्शन देता है, ठीक है। कॉपी सर डेस्कटॉप, जैसे वो इमेज सोर्स में होता हम सिर्फ नाम लिख के डॉट जेपीजी लिखते थे तो वो आ जाती है इमेज, इसमें वैसे नहीं होता? अगर वो इसी जगह पे पड़ी हो, मैं बताता हूँ वो भी। पहले हम डेस्कटॉप वाला आपका जो केस है वो डिस्कस कर लें, फिर हम जो है ना वो इसको देखते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि डेस्कटॉप पे वो स्नैप रख दी है। अब दोबारा से हम क्या करते हैं, अभी हमने डेस्कटॉप पे रखी है इमेज, तो हम डेस्कटॉप से एक्सेस करते हैं स्नैप, ठीक है, ओके। अब देखें ये किस तरह से जा रहा है, क्योंकि वो फोल्डर भी मेरा डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन जो है वो डेस्कटॉप पे है, तो वो उतने स्टेप्स बैक पे जाके तो आपकी जो है इमेज को सिलेक्ट कर रहा है। एक्चुअल में जो आपकी वेब डायरेक्टरी होती है ना, वहाँ पे भी जो एक्सेस करते हैं ना वो फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रूट नहीं करते, वो क्या करता है इसी तरह से बैक पे जाता है और वहाँ से एक्सेस करता है। इसको भी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगा कि जो होस्टिंग है बेसिकली, जो फाइल वहाँ पे मैनेज होती हैं किस तरह से मैनेज होती हैं, और इन्हीं फाइल्स को हम मैं आप लोगों के लिए एक डमी जो है वो यूज़ करूँगा, एक होस्टिंग, एक अकाउंट क्रिएट करूँगा और उसको जो है ना थ्रू आईपी हम एक्सेस करके, तो मैं आपको फाइल मैनेजर दिखाऊंगा वहाँ पे कि हम यही फाइल जो हमने आज बनाई है या उस दिन जो काम करेंगे वो हम अपलोड करके उसी होस्टिंग के अंदर, तो हम उसको आईपी के थ्रू एक्सेस करके देखेंगे और आप भी अपने पीसीस के अंदर जो है ना उसको एक्सेस करके देख सकते हैं अगर वो सेम आईपी आप एक्सेस करते हैं तो, ठीक है। तो उसके अंदर भी बेसिकली इन्हीं डॉट्स को यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये बेसिक कन्वेंशन है जो कि यूज़ होती है, ठीक है। उस तरह आप अगर कंप्लीट पाथ भी देते हैं तो वो भी उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ये हम काम करें ड्रीम वेवर के अंदर, ये उन्हीं चीज़ों को कंसिडर करता है जो कि गुड प्रैक्टिस में आती हैं, ठीक है। जी हम अगर सेम फोल्डर के अंदर हम सिंपल यहाँ पे स्नैप लिखते हैं तो क्या फिर भी वो एक्सेस करेगा? उसकी रीज़न ये है कि ये फाइल कहाँ पे पड़ी है, ब्राउज़र इस वक्त ये देख रहा है, ठीक है। कौन सी फाइल, लेक्चर 2 की फाइल कहाँ पड़ी है, ठीक है। अब लेक्चर 2 की फाइल की सेम डायरेक्टरी के अंदर अगर ये पड़ी हुई है snap.jpg, ठीक है, तो इसको ओपन कर देगा, अदरवाइज इसको ओपन नहीं करेगा। यहाँ पे देखें एरर आना शुरू हो गया, ठीक है। इसको मैं कॉपी करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ फोल्डर स्ट्रक्चर मेरा, ठीक है। ये स्नैप जो मैंने यहाँ पे पेस्ट की थी इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ कहाँ पे, मेरे वेब डेवलपमेंट के अंदर, जो वीक 4 के लेक्चर्स हैं 1 2, इसी की फोल्डर के अंदर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि आपको इमेज जो है ना वो नजर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी सेम फोल्डर के अंदर पड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सेम बिहेवियर आपको शो कर रहा है जो कि आपको मिलेगा आपके होस्टिंग प्रोवाइडर, आपकी जो वहाँ पे वेब स्पेस होगी वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो कहाँ पे गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे मैंने अब वहाँ पे पेस्ट कर दिया इमेज, इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको ब्राउजर के ऊपर जो है रिफ्रेश करता हूँ, तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। अब दोबारा से क्या है कि वो इमेज आ गई है बैकग्राउंड वाली, ठीक है। जी सलमान, सर मतलब कि हम वो पिक्चर को उसके फोल्डर में रख के हम सेम नाम से कर सकते हैं उसका एक्सेस? ये गुड प्रैक्टिस है। आपने क्या करना है कि इमेजेस के नाम से एक फोल्डर बनाना है जिसके अंदर सारी इमेजेस आपने रखनी है, ठीक है। मैं आपको जी सर। दोबारा से अपनी डायरेक्टरी दिखाता हूँ, क्योंकि हम सिर्फ अभी सीख रहे हैं ना,
हम अभी कोडिंग सीख रहे हैं, तो कोडिंग के हवाले से जितनी भी क्वेरीज हैं वो हम उनको देखने के क्या क्या पार्ट हो सकता है, कैसे हम कोड कर सकते हैं, किस तरह से ये जनरेट करेंगे, पी टैग क्या करेगा, हम अभी ये देख रहे हैं। जब हम डायरेक्टरीज की बात करेंगे तो हम डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर वैसा रखेंगे जैसे कि यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बनाऊंगा जिसको मैं नाम दे दूंगा IMG, ठीक है। इसमें मेरी जितनी भी इमेजेस होंगी रिगार्डिंग मेरी वेबसाइट के, मैं उनको रखूंगा, और उसको रखने का मकसद भी यही है कि मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, सारी इमेजेस को। अब मैंने क्या किया है कि मैंने इस वीक फोल्डर के अंदर एक, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मेरी जो है ना वीक 4 फोल्डर के अंदर कोई भी इमेज नहीं पड़ी हुई, लेकिन वीक 4 फोल्डर के अंदर अगर आप इमेजेस फोल्डर के अंदर जाएंगे तो वहां पे इमेजेस एक पड़ी हुई है, ठीक है। अब मुझे इसको किस तरह से एक्सेस करना होगा, हम ये देखते हैं अपने कोडिंग साइड पे। अब मुझे उसको किस तरह से एक्सेस करना होगा, मुझे इसी तरह /img लिखना होगा, ठीक है। यानी कि जिस फोल्डर में इस वक्त ये फाइल है उसके एक और सब फोल्डर जो कि इमेज लिखा हुआ है उसके अंदर जाना होगा मुझे, ठीक है। तो अब देखें जो ब्राउजर है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। इमेज आ गई है। क्या किया है मैंने कि इमेज को एक फोल्डर के अंदर रखा था, अब मैंने उस फोल्डर को पहले एक्सेस किया, ये मेरा वो फोल्डर है इमेज का, ठीक है, और उसके अंदर जो स्नैप पड़ी है मैंने उसको एक्सेस किया है। ये बेसिकली वही बिहेवियर शो करता है जो कि आपके वेब होस्टिंग के अंदर जो फाइल मैनेजर है वो बिहेवियर शो करता है। जी कोई और क्वेश्चन है सलमान या अंबर या किसी और का? नो सर। तो होपफुली हम जब एक वेबसाइट को डिज़ाइन कर रहे होंगे, पूरी एक कंप्लीट पेज को डिज़ाइन कर रहे होंगे, तब हम इन चीज़ों को भी देखेंगे कि किस तरह से हम मैनेज करेंगे। ये सिर्फ इमेजेस नहीं होंगी, आपका जावास्क्रिप्ट होगा, आपकी CSS फाइल होगी। हम क्या करेंगे, सभी की एक एक जो है अलग से फोल्डर बनाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमने जितनी भी CSS या स्टाइलिंग शीट्स बनाई हैं उनको हमने इसी फोल्डर में रखना है और उसी से एक्सेस करना है। इसी तरह अगर कोई स्क्रिप्ट हमने यूज़ कर रहे हैं, उसको कोड किया है, तो वो हम जावास्क्रिप्ट का या इंक्लूड का फोल्डर बनाएंगे, उसके अंदर जितनी भी हम फाइल्स अपने HTML पेज के अंदर इंक्लूड कर रहे होंगे तो उन वो हमें पता होगा कि इस फोल्डर के अंदर सारी वो फाइल्स हैं जिनको हमने इंक्लूड करना है, तो वो स्पेसिफिकली हम उसी के थ्रू कॉल करते रहेंगे। अभी थोड़ा सा हम देखते हैं जावास्क्रिप्ट के कि हम जावास्क्रिप्ट लास्ट वीक हम एक जगह पे स्टक हुए थे, तो उसी को मैं दोबारा से ओपन करता हूँ और थोड़ा सा पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हम स्टक कहाँ पे हुए थे। हमने क्या किया था लास्ट वीक में कि हमने एक बटन बनाया था और हम ये चाहते थे कि इस बटन के थ्रू क्या हो, इस बटन के थ्रू जब भी हम इसको प्रेस करें तो डेट जो है वो अपडेट हो, ठीक है। हमने ये करने की कोशिश की थी। तो इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास एरर किस जगह पे आ रहा था, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ इसको। एक्सप्लेन मैं इस तरह से करता हूँ कि ये देखें, हमने इसको मैं क्लोज कर दूँ, सिर्फ कोड पार्ट आपको शो करूँ। हमने एक सिंपल HTML पेज है जिसमें सिर्फ एक इनपुट टैग हमारा डिफाइंड है जिसकी टाइप हमने क्या रखी है, सबमिट। सबमिट का मतलब ये एक बटन है, ठीक है। और एक पी टैग रखा है जिसकी हमने ID सेट की है XYZ, ठीक है। और इस बटन को हमने कहा है कि ऑन क्लिक, उसकी एट्रीब्यूट को यूज करते हुए हम उसको डिफाइन कर रहे हैं कि जब ऑन क्लिक इसके ऊपर क्लिक किया जाए तब क्या करे, तब ये करे कि डॉक्यूमेंट, इसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया हमने, ठीक है। उसका एक मेथड कॉल किया है इस डॉक्यूमेंट का, गेट एलिमेंट बाय ID, ठीक है। कि एलिमेंट को जो है ना एक्सेस करना है। आप में से जो मोबाइल एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए मैंने बताया था कि जितने भी मेथड्स हम कॉल करते हैं जावा के अंदर वो बेसिकली हम कैमल स्टाइल के अंदर होते हैं, जितने भी मेथड्स होते हैं। और जितनी भी क्लासेस होती हैं, मेन क्लास जिनके मेथड्स होते हैं, वो हम उनको कैपिटल लेटर्स के साथ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि ये मेथड है मेरा, ठीक है, क्योंकि ये कैमल स्टाइल में लिखा हुआ है। गेट छोटा है, एलिमेंट बाय ID जो है ना वो उसके फर्स्ट लेटर्स जो है ना वो कैपिटल है, ठीक है। क्या कर रहा है, गेट एलिमेंट बाय ID, एलिमेंट किसी को गेट करना है बाय ID, ठीक है। किस एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो XYZ है, उसका ID क्या है XYZ यहाँ पे, ठीक है।
उसको क्या करना है, उसके इनर HTML को चेंज करना है, किसके इक्वल करना है, डेट के इक्वल करना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लास्ट वीक में ये रन नहीं हो रहा था। अभी भी अगर हम इसको ब्राउजर के अंदर ओपन करते हैं तो मैं दिखाता हूँ आपको, अभी भी ये रन नहीं हो रहा। और मैं दिखाना ये चाह रहा था कि हमारी मिस्टेक क्या थी लास्ट वीक में, जो हमसे ये रन नहीं हो रहा था। कि मैंने इसको ब्राउजर के अंदर ओपन किया, तो रिफ्रेश करता हूँ। यहाँ पे मैं सबमिट का बटन, क्योंकि मैं ये चाह रहा था कि जब भी ये सबमिट का बटन प्रेस हो तब आपको ये डेट, करंट डेट बताता जाए, ठीक है। क्योंकि डेट का जो मेथड है वो क्या करता है, वो आपको रिटर्न करता है जो करंट डेट होती है। ये जो डेट का मेथड है ये आपको करंट डेट टाइम जो है ना वो रिटर्न करता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखें तो गेट स्मॉल लेटर्स में है, और आगे फर्दर जितने भी हमारे वर्ड हैं, एलिमेंट है, बाय है और आईडी है, वो उसका हमने पहला कैरेक्टर जो है ना वो कैपिटल रखना है, ठीक है। मिस्टेक हमारे से यहाँ पे हो रही थी कि हमने आईडी को जो है ना आई कैपिटल और डी को भी कैपिटल कर दिया हुआ था, ठीक है। इसको हम स्मॉल करते हैं और जो है इसको चेक करते हैं अपने ब्राउजर के अंदर दोबारा से, और अभी सबमिट दबाते हैं। तो क्या हो रहा है, मैं इसकी जो है ना इंस्पेक्ट भी करता हूँ ताकि आप लोग जो है ना इसको देखें कि किस तरह से अपने आप को चेंज कर रहा है। और इसकी लोकेशन में चेंज कर देता हूँ टुवर्ड्स बॉटम, और ये मेरे पास पेज है, ठीक है। ये मेरे पास पेज है जो कि अभी मैंने कोई भी बटन क्लिक नहीं किया है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका ऑन क्लिक जावास्क्रिप्ट जो कोड है वो भी दिया हुआ है। अब जब मैं इसको प्रेस करता हूँ तब क्या होता है, ये डेट की वैल्यू को लेता है, उसको असाइन कर देता है इसको, जो भी आईडी आपने वहाँ पे डिफाइन की हुई है। आईडी मैंने वहाँ पे डिफाइन की है XYZ की। XYZ किसकी आईडी है, वो पी टैग की है बेसिकली। तो पी टैग के अंदर वो वैल्यू को एनरिच कर देता है, उस कंटेंट को फिल कर देता है, ठीक है। इसमें क्या है, जब भी मैं बटन प्रेस करूंगा तो आपके पास जो, जब भी प्रेस करूंगा तो जो करंट टाइम उस वक्त होगा वो ये गेट करके लेके आएगा, ठीक है। आप देखें यहाँ पे सेकंड्स जो है ना वो चेंज हो रहे हैं, ठीक है। जब भी प्रेस कर रहा हूँ साथ में सेकंड्स चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट का एक छोटा सा कोड था जो क्या करता है, इससे आप इतनी हेल्प ले सकते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसको कैसे सिलेक्ट करना है, और फिर जो आईडी है किस तरह से हम उसकी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और उसका इनर HTML चेंज कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं क्योंकि हमारे पास एक टाइम। दफ़ा ऑन क्लिक का दोबारा बता देना, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट कहाँ से लिया था। मैं ये बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जावास्क्रिप्ट का। वापस मैं अपने ड्रीमवीवर में आता हूँ। ये देखें, मैंने क्या किया था, मैंने एक बटन क्रिएट किया था। मैं करना क्या चाह रहा था, मैं एक करना चाह रहा था कि एक बटन ऐसा बनाया जाए जो जब भी प्रेस हो तब वो एक स्पेसिफिक जगह के अंदर अपडेट कर दे डेट को, ठीक है। डेट का एक मेथड है जो जावास्क्रिप्ट ऑलरेडी आपको देता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। वो है बेसिकली डेट और ब्रैकेट्स, ठीक है। ये मेथड है जिससे आपको डेट का पता चलता है, करंट डेट का, ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स देखी होंगी जहाँ पे आपको करंट डेट मिल रही होती है। करंट डेट उनकी जो है वो करंट, किसी भी कंट्री से उसको ब्राउज करें तो वो करंट डेट टाइम आपको बता रहा होता है। तो वो बेसिकली इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि हमने एक बटन क्रिएट करने के बाद ऑन क्लिक का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ किया। ऑन क्लिक क्या करता है, जब भी उसके ऊपर क्लिक हो तब क्या हो, ये इवेंट एक जो है उसको इनिशिएट करता है, ठीक है। उसके बाद उसका हमने इवेंट लिसनर बनाने के तौर पे हमने क्या किया कि उसको लिसन किया है कि ऑन क्लिक के ऊपर करना क्या है। हमने हमने इस डॉक्यूमेंट को जो कि करंटली रनिंग में है, ठीक है, वेब पेज ने ओपन किया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट का क्या करना है, एक एलिमेंट गेट करना है। उसको गेट करने के लिए हम ये मेथड यूज कर रहे हैं, उस एलिमेंट को गेट करें किस तरह से, बाय आईडी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स में हम उसका एक जो है वो वैल्यू पास कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकली आईडी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स में हम उसका एक जो है वो वैल्यू पास कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकली आईडी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स में हम उसका एक जो है वो वैल्यू पास कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकली आईडी, ठीक है। और फिर ब्रैकेट्स में हम उसका एक जो है वो वैल्यू पास कर रहे हैं, उसकी स्पेसिफिकली आईडी, ठीक है।
यहाँ पे अगर मैं आईडी गलत प्लेस कर दूंगा तो ये यहाँ पे जो है ऑन क्लिक के बाद जो है वैल्यू अपडेट नहीं करेगा और ढूंढता रहेगा कि आईडी कौन सी थी जो आपने डिफाइन की थी, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी डॉक्यूमेंट का एक एलिमेंट गेट कर रहे हैं जिसकी आईडी XYZ है। उसका जो इनर टेक्स्ट है, डॉट इनर टेक्स्ट, इनर HTML, उसकी जो इनर HTML है उसको अपडेट करना है। उसकी वैल्यू क्या होगी, इक्वल्स डेट, यानी कि उसको डेट के साथ डेट की वैल्यू उसको असाइन करनी है सिंपली। तो जब भी आप क्लिक करते हैं तब इस p टैग जिसकी आईडी XYZ है उसमें डेट की वैल्यू अपडेट हो जाती है। लेट्स सपोज हम इसको चेंज करते हैं फॉर H1, ठीक है। मैंने H1 में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं देखता हूँ जाके अपने ब्राउज़र में कि पहले मेरे पास जो डेट है वो इस तरह से लिखी हुई आ रही थी। रिफ्रेश करता हूँ, दोबारा से सबमिट दबाता हूँ, क्योंकि H1 टैग बेसिकली हेडिंग टैग है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसका फॉन्ट साइज और सारी चीज़ें जो है वो ब्राउज़र प्री डिफाइंड पिक करता है, ठीक है, अगर आपने मेंशन नहीं की। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि H टैग को वो रिच कर रहा है विद द डेट वैल्यू, ठीक है। अब इस जो हमने कमांड ऑन क्लिक के अंदर जावास्क्रिप्ट की लिखी है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस आईडी को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने सिंपली आईडी का नाम दिया है, वो चाहे H1 है या कोई और टैग है। आई होप कि आपको इस बात की समझ आ गई है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।